चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है, एक बार पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं फिर बातचीत करते हैं इस पे। भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत उपकरण है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न डिस्कस किए हैं उसमें इस प्रश्न का अपना एक खास स्तर है जिसको लिखने के लिए पूरे पॉलिटी को होलिस्टिक अप्रोच पर समझने की जरूरत है। ठीक ना? क्या कहा गया है कि एक जीवंत उपकरण है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका क्या मतलब है? संविधान दौड़ता है, संविधान खाता है, संविधान सोता है, ये है। ये फ्रेज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया आप लोगों के सामने, सिर्फ रिकॉल कराने के लिए कि संविधान की विशेषताएं पढ़ाते समय छोटी मोटी बातें तो बताई गई थी जो सामान्य तौर पे मिल जाती है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान है, नम्यता अनम्यता का एक मिश्रण है, एक विशेषता मैंने पढ़ाई थी। और वहीं पर क्लियरली लगभग हम लोगों ने इसी फॉर्मेट में पढ़ा था कि किस तरीके से संविधान हमारा, संविधान की एक विशेषता के कारण कि ये हमारे संविधान में लचीलापन है, इस लचीलेपन के कारण किस तरीके से हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवंत दस्तावेज बन जाता है, मृत दस्तावेज नहीं। सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं जो उस क्लास में किया गया था कि लचीलेपन के आधार पे, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे हमने तीनों देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। पहला यूके का कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यूएसए का और इंडिया का। यूएसए के संविधान की विशेषताएं पढ़ते समय हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि यूएसए का संविधान काफी ज्यादा रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब क्या है? चट्टान से, पत्थरों से बना है? नहीं। रिजिड कहने का मतलब है कि उसमें संशोधन करना आसान नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि 1787 में इनका संविधान बना, 1791 में इन्होंने बिल ऑफ राइट्स जोड़ा। उसके बाद से लेकर अब तक बामुश्किल इनके संविधान में 20-25 संशोधन ही हो पाए हैं। सोचिए 1787 से लेकर के अभी तक। हमारा संविधान 1950 में पूरी तरीके से लागू हुआ और उसके बाद से अब तक लेकर लगभग 122 प्लस संशोधन हो चुके हैं। ठीक ना? अब इसका क्या फायदा है कि अगर कोई संविधान लचीला है, उसमें संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी आसान है, तो क्या फायदा है? और बहुत ज्यादा अगर संविधान रिजिड है तो उसका नुकसान क्या है? सिर्फ उसी एग्जाम्पल को मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल करवाऊंगा कि रिजिड होने का किसी भी संविधान का अपना एक फायदा है, लेकिन उसके साथ कुछ विशेष नुकसान भी आ जाता है जिसको अमेरिका झेल रहा है। जैसे क्या? वहां पर न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत स्थापित हो गया, जुडिशियल सुपरमेसी का। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है और बहुत रिजिड है। संशोधन की प्रक्रिया पता ही आप लोगों को कि अगर यूएसए के संविधान में संशोधन करना है तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 2/3 चाहिए मेजोरिटी, फिर सीनेट का 2/3 मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद से 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से 2/3 राज्यों की सहमति चाहिए, तो जाकर के कोई संविधान संशोधन हो पाता है। इतनी टेढ़ी प्रक्रिया है। अब हाल के वर्षों में एक घटना हुई थी जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, उसी को मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं, उसी केस को, कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में क्या कर रहा है, मतलब हर कोई नहीं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त या और भी फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस है, कुछ भी है। कोई बच्चा अपने घर से उसने हथियार उठाया और जो बहुत ही लेथल है, मतलब घातक है, और ले जाकर के स्कूल में फायरिंग कर दी और बहुत सारे लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को हथियार मिला कहां से? हथियार उसके घर में रखे हुए हैं। और क्यों रखे हुए हैं? उतना लीथल वेपन, इतना हैवी वेपन क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अमेरिका का संविधान अपने नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में भारी हथियार रखने का अधिकार देता है। उनका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है कि वो भारी हथियार रखे। भारी हथियार कहने का मतलब क्या है? AK-47, इंसास, लाइट मशीन गन, इस टाइप की जो चीजें होती है उनको हैवी वेपन्स की कैटेगरी में रखते हैं। और ये अमेरिका के नागरिकों का मूल अधिकार है, जिसको चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स का पालन करे। पैसा है तो जाकर के हथियार लेकर के आओ। उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से तो हम लोग मान लेते हैं कि ये प्रोविजन ठीक था,
1790 के आसपास, 1790-91 के आसपास जब ये प्रावधान जोड़ा गया कि भारी हथियार रखना आप लोग का मूल अधिकार है, तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि वो उसको वाजिब माना जा सकता है। लेकिन आज के समाज में क्या इस बात की जरूरत है कि हर कोई अपने घर में इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद जमा करके बैठा रहे ताकि वो खुद या उसका बच्चा या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समाज से गुस्सा है, फ्रस्ट्रेट है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, वो उठाए? क्यों उठाएगा? क्योंकि उसको आसानी से मिल जाएगा और ले जाकर के मॉब किलिंग कर दे। नहीं है ना? इसी चीज को बदलने के लिए उस समय का राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि इस प्रोविजन को, इस मूल अधिकार को मैं मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर देता हूं। लेकिन संविधान के रिजिडनेस के कारण वो नहीं कर पाए। तो कैसा वो संविधान किस काम का? जो वर्तमान प्रगतिशील समाज है, वर्तमान समाज की परिस्थितियों के अनुसार है, वो खुद को परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। ठीक ना? और हमारा संविधान कैसा है? इंडिया का मिक्सचर है, ना तो यूके की तरह एकदम फ्लेक्सिबल ही है और ना ही यूएसए की तरह एकदम रिजिड ही है, बल्कि दोनों का एक शानदार मिश्रण है, संतुलन है। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको हम नहीं छू सकते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, जो संविधान की आत्मा है। लेकिन संविधान के ऐसे प्रावधान जो समाज की बदली हुई परिस्थितियों, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार जिनमें संशोधन आवश्यक है, उसमें किया ही जाना चाहिए। तो यही है प्रश्न। इसी लेक्चर के आधार पे क्वेश्चन का पहला हिस्सा आप लोगों को डील करना है और मेरे हिसाब से 2-3 लोगों ने लिख करके दिखाया भी आप लोगों में से, और अच्छा लिखा है। अब बस आगे सिर्फ क्या है? जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में हो रहे निरंतर विस्तार के संदर्भ में उदाहरण के साथ इस बात को बता देना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है और यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया संविधान है, तो आप कैसे बताएंगे? सिंपल था, कुछ ऐसे संशोधन बताएंगे जो अभी के समय के परिस्थितियों के हिसाब से, अभी के परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक करने के लिए बनाए गए हैं। बहुत आसान है, ठीक ना? तो देखते हैं क्या है। ऐसे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन फिर से मैं वही बोलूंगा कि भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का चुनाव अच्छा होना चाहिए। तो इसको लिख ही लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार, मतलब आगे लगातार ये काम आने वाला है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, लिख दीजिए। यह कथन कि भारतीय संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं वाला एक जीवंत उपकरण है, यह कथन कि भारतीय संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं वाला एक जीवंत उपकरण है, समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के जवाब में भारतीय संविधान की अनुकूलनशीलता एवं लचीलेपन को संदर्भित करता है। वर्तमान समाज में हो रहे प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, लैंगिक हो, के अनुसार स्वयं की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए निरंतर संशोधन और विस्तार करता रहा है। और इसका एक उदाहरण अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का निरंतर विस्तार है, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। बस इतना ही। भाषा यही होनी चाहिए, शब्द यही होने चाहिए, ठीक ना? मतलब इसी के आसपास लिखें जब भी इस प्रकार का आए, तो ये एक मॉडल टाइप से है, इसको रख लीजिए।
ठीक। अब आपसे जो कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उदाहरण के साथ हम लोग को बताना है संविधान की गतिशीलता, संविधान की जीवंतता को सिद्ध करना है। तो आ जाइए, अभी हम लोग का संविधान जब बना 1950 में, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने साइन कर दिया, उसके कुछ प्रोविजंस लागू भी हो गए, बाकी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से संविधान सभा को जो भी उचित लगा वो सारे अधिकार उन लोगों ने शामिल किए। जो अधिकार उस समय भारतीय राज्य अपने नागरिकों को दे पाए, हैसियत नहीं थी, उसको डीपीएसवी में शामिल कर दिया। लेकिन क्या 1950 के समय की परिस्थितियां और वर्तमान समय की परिस्थितियां, उस समय की चुनौतियां और वर्तमान समय की चुनौतियां सेम है? बहुत सारे उसमें परिवर्तन हो चुके हैं। तो उसके अनुसार अनुच्छेद 21 ने खुद में भी, स्वयं में भी बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। जैसे देखिए, आर्टिकल 21 पढ़ाते समय अलग से क्लासिफाई करके मैंने आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित सारे केसेस बताए थे कि क्या क्या, कौन कौन से मुख्य केस है। पिछली बार के 2022 के यूपीएससी मेंस में पूछा गया था। शिक्षा के अधिकार को लेकर के, लैंगिक न्याय को प्राप्त करने के लिए, रोजगार के लिए, भोजन के अधिकार के लिए, सबके लिए अलग से कॉलम बनवा करके मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है, 26 से 28 केसेस आप लोगों को करवाए गए थे। उसी में से कुछ ऐसे जो संविधान की गतिशीलता, जीवंतता को साबित करेंगे, हम उठा लेंगे। जिनको याद है वो तो लिख देंगे, जिनको याद नहीं है क्या करेंगे? 1950 के समय में कौन सी वो चुनौतियां नहीं थी संविधान सभा ने जिसको नहीं देखा और वर्तमान समय में है, और उसको मूल अधिकार में शामिल करना, मूल अधिकारों की कैटेगरी में शामिल करना अभी के समय के हिसाब से आवश्यक है। तो देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक लेता हूं पर्यावरण को। क्या उस समय पर्यावरणीय चुनौतियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी? नहीं थी। इसलिए पर्यावरण से संबंधित बातों को मूल अधिकार में तब शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया था। दूसरा, शिक्षा। उस समय का जो भारतीय समाज था 1950 के दशक का, अधिकांश आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। अंगूठा छाप सामान्य तौर पे हर दूसरा व्यक्ति होता था। लेकिन आज के समय में, उस समय जिसके पास प्राथमिक शिक्षा थी, मतलब जिन्होंने सिर्फ चौथी पांचवी तक पढ़ाई कर रखी थी, उनके लिए तो बहुत अच्छा था। मतलब वही समाज के पढ़े लिखे लोग माने जाते थे। जिसने 10वीं कर ली है, उसके ऊपर के लेवल पर पढ़ाई कर ली है, वो अति शिक्षित माना जाता था। लेकिन क्या आज हर कोई अंगूठा छाप है? पहले हो सकता है कोई बुरा नहीं मानता। उस समय अगर कोई कहता तुम अंगूठा छाप हो, तो क्या बोलता कि तुम भी तो अंगूठा छाप ही हो, तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अभी अंगूठा छाप आप लोगों को भी पता है कि गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना? ताना मारा जाता है कि अंगूठा छाप है। तो शिक्षा का अधिकार, कम से कम प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, क्या अब हर नागरिक का मूल अधिकार नहीं होना चाहिए? उस समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं था, बहुत ज्यादा प्रासंगिकता नहीं थी, लेकिन अभी है, शिक्षा है। तीसरा, निजता को लेकर के बात करें, प्राइवेसी को। डिजिटलीकरण अब हो रहा है, अब इसका दायरा काफी बढ़ता जा रहा है। क्या उस समय ऐसी चुनौतियां थी कि राइट टू प्राइवेसी को भी हम फंडामेंटल राइट्स बनाएं? कभी किसी के निजी जीवन को इतनी आसानी से, जैसा आज इंटरनेट हैकिंग इत्यादि के माध्यम से, फोन टैपिंग, सर्विलेंस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, क्या उस समय वही परिस्थितियां थी? नहीं थी। तो निजता के बारे में नहीं सोचा गया। अगर हम महिलाओं को लेकर के बातचीत करें, इनके विशेष अधिकारों को, जैसे कि मान लीजिए कि आज प्रजनन का अधिकार महिलाओं का मूल अधिकार है। उस समय भारतीय समाज की मानसिकता ऐसे नहीं थी, पुरुषवादी समाज था और महिलाओं को पुरुषवादी समाज में बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं दी जाती है, उनके निर्णयों को महत्व नहीं दिया जाता है। तो उस समय की परिस्थितियां, सामाजिक संरचना ऐसी थी कि उस समय आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी। इसी तरीके से एक LGBTQ कम्युनिटी है। आज भी अगर कोई लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इसकी बातचीत करता है तो बहुत से लोग अपने मुंह नाक का वो नक्शा अपना खराब कर लेते हैं।
आज का भारतीय समाज भी इन मुद्दों पर खुल करके बातचीत करने से बचता है। तो तत्कालीन भारतीय समाज, आप सोच करके देखिए कि उस समय गे राइट्स की, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज करने की, फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने की मतलब इस तरीके से बातें की जाती, तो उस समय के समाज का रिएक्शन कैसा होता है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जिनको नहीं पता है तो आराम से आप डिराइव कर सकते हैं कि ये है, इसको लेकर के हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भारतीय समाज की प्रगतिशीलता बढ़ती जाएगी, समाज लगातार आगे बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे औद्योगिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, रोजगार के लिए तो करना पड़ेगा, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान होगा। लेकिन पर्यावरण का नुकसान इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो हमारे लिए ही एक समस्या बन जाए, ठीक ना। तो पर्यावरण के समृद्धि, उसके संरक्षण से संबंधित प्रावधान शामिल करने अब आवश्यक हो गए हैं। निजता, प्राइवेसी, इसको भी संरक्षित करना अब जरूरी है। हम कब तक महिलाओं को इग्नोर करते रहेंगे? उनको भी सम्मान देना है। समाज के, परिवार के प्रत्येक फैसले में उनकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति उनके पास भी होनी चाहिए, चाहे वो प्रजनन से संबंधित हो, मां बनने से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, या किसी अन्य पहलू से संबंधित हो, ठीक ना। वैसे ही समाज का एक बड़ा तबका, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये जो है, इनको हे नजर से देखा जाता रहा है। इनको दोयम दर्जे का, तृतीयम दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। ये एक ऐसा समुदाय है जिसके साथ, जैसे कि पुरुषों ने तो महिलाओं के साथ जाति की है, इस समुदाय के साथ पुरुष और महिलाओं दोनों वर्गों ने मिल करके जाति की है, ठीक ना। तो इनको भी हम अधिकार क्यों नहीं देंगे? अभी के समय का समाज प्रगतिशील समाज है। व्यक्तिवाद की, व्यक्ति के अधिकारों की, व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय लेने की बातचीत चल रही है कि हाँ, हर कोई अपना निर्णय ले संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए। और अभी के समय के परिस्थितियों के हिसाब से जो जो चीज़ें परिवर्तन हुई हैं, हम उनको करने के लिए तैयार हैं। और संविधान ने सब कुछ किया है अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए, ठीक ना। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करनी है। अब हम लोग इनसे संबंधित केस देख लेते हैं। क्या कहा गया आपके? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अगर इतना भी दे देंगे तो ठीक है, लेकिन क्या करना है, अगर इनके साथ एक दो केसेस, बहुत ज्यादा नहीं कि सारा का सारा आप लिखते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, एक दो केसेस भी अगर हम लोग देते हुए जाएंगे तो इससे क्या होगा, उत्तर काफी अच्छा हो जाएगा और मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक ना। जैसे पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मामले हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक ना। BS4 गाड़ियों को लेकर के, इन्हीं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि BS4 गाड़ियां जो है वो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, उनको बाहर किया जाए। MC मेहता के अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं। देहरादून की सोसाइटी का मामला था, चेन्नई की म्यूनसिपैलिटी का मामला था, सब कुछ डिटेल में डिस्कस हुआ था, लेकिन उतना नहीं जाना है। बस MC मेहता मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार, जीने का अधिकार, मतलब स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेना, ये भी क्या है, अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल है, ठीक। शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज में किसी व्यक्ति का निरक्षर होना अच्छा नहीं है। वो समाज पर बोझ की तरह होगा, खुद का उसका आत्मविश्वास डेवलप नहीं होगा। कैसा लगेगा कि अगर कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो ना तो हिंदी जानता है, इंग्लिश का तो दूर दूर तक छोड़ ही दीजिए, वो सिर्फ बोलना जानता है, लिखना पढ़ना जानता ही नहीं है। किसी गांव से दिल्ली में आ गया, दिल्ली मेट्रो में तो अनाउंसमेंट होता है, उसको हो सकता है कि समझ में आ जाए, लेकिन जो भी इंडिकेशन दिया गया, लिखा गया, वो कब तक वो नहीं पढ़ पाएगा, उसको किसी से पूछना पड़ेगा। और कौन किस मोड में मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, पता चला किसी ने उसको बेइज्जत कर दिया, उसका गर्मापूर्ण जीवन का क्या हुआ, सम्मान नहीं रहा। तो फिर इसीलिए क्या किया गया है कि शिक्षा का अधिकार भी, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसको मूल अधिकार की कैटेगरी में शामिल किया गया है। और मोहनी जैन का मामला इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक। आगे निजता का अधिकार, वही डिजिटल एज में निजता वल्नरेबल हो चुकी है, प्राइवेसी, इसका आसानी से राज्य हो या कोई अन्य व्यक्ति हो आपके निजी जीवन में ताक झाक कर सकता है।
इंटरनेट के माध्यम से, आपका फ़ोन टैप करके, आपके फ़ोन को सर्विलेंस में डाल करके, तो उसको भी जब तक कोई अपने निजी जीवन को लेकर के सुरक्षित नहीं है कि अपने प्राइवेट लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वो सारा का सारा एक्सपोज होगा तो वो कैसे एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा, कैसे कोई स्वतंत्र निर्णय ले पाएगा। तो इसलिए इसमें क्या करना है, मेंशन कर देना निस्ता, और निस्ता के अधिकार को लेकर के केस कौन सा है, पुट्टू स्वामी, बहुत फेमस है। इसी केस को आप लोग मेंशन करेंगे, पुट्टू स्वामी वाला ही मामला। बाकी एक खड़क सिंह का है ही, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन खड़क सिंह का मामला काफ़ी पुराना हो चुका, ठीक ना। तो पुट्टू स्वामी वाले मामले को मेंशन कर दीजिए। वैसे ही महिलाएं हैं, एक तरफ तो हम अनुच्छेद 15 और 16 में गारंटी देते हैं, 14 में गारंटी देते हैं कि हम धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार में आप देखते हैं कि समाज हो या रोजगार, भेदभाव तो होता ही है। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उन ऐसे, जैसे कि संवैधानिक नैतिकता को आधार बना करके समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने की पूरी कोशिश की है, और धीरे धीरे उस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि महिलाओं को लेकर के जो बात है, तो सबरीमाला मामला, केस क्या है, डिटेल में आप लोगों से इस पर बातचीत हुई थी पूरी, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस कि वही एक मंदिर है जहां पर एक खास उम्र की महिलाओं 10 से 50 उनको जाने की मनाही थी। उस समय के हिसाब से जब संविधान लिखा गया था, ये चलिए ठीक है, भेदभाव है, लेकिन अब समाज प्रगतिशील है, लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय की हम लगातार बात करते हैं, तो हम क्यों इनको रोकें। अगर पुरुष जा सकता है तो ये क्यों नहीं जा सकती किसी मंदिर में। तो सबरीमाला मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि महिलाएं भी उस मंदिर में जा सकती हैं। LGBTQ का 2 फेमस केस आप मेंशन कर दीजिए, एक नालसा 2024 वाला, सॉरी 2014 वाला, और एक नौतेज सिंह जौहर का मामला 2018 वाला। दोनों में क्या किया गया था कि यही है कि वर्तमान प्रगतिशील समाज में लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, ये जो है ये इनका प्राइवेट निजी जीवन का हिस्सा है, तो उसको भी मान्यता देनी पड़ेगी। और संविधान में, संविधान बोल रहा हूँ, हमारे कानूनी संरचना में, जैसे कि IPC में अनुच्छेद 377 को डिक्रिमिनलाइज करना, उसको हटा देना, अपराध की श्रेणी से बाहर करना, और अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। नालसा मामले में ही हुआ था, जो वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुरूप है। ये तमाम प्रावधान क्या दिखाते हैं कि हमारा संविधान एक प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया संविधान है, जिसमें अत्यधिक गतिशीलता है और जीवंत है। जीवंत होने कहने का मतलब क्या है, आवश्यकता पड़ने पर स्वयं में ये संशोधन करके खुद को हर समाज की परिस्थिति के हिसाब से, हर समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाए हुए। ये आंसर का फॉर्मेट होगा। 150 सबका ही था, तो बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं लिख पाते, लेकिन 3-4 मूलभूत बातें तो लिखनी ही पड़ती। अब आइए, ऐसे क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या लिखेंगे। निष्कर्ष जैसा बताया गया है, शुरू से ही आप लोग को आंसर राइटिंग करवा करके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सिंपल सा आप लोग लिख दीजिए, गतिशील और विविध राष्ट्र की प्रगतिशील आकांक्षाओं का जवाब देने, क्या गतिशील और विविध राष्ट्र की प्रगतिशील आकांक्षाओं का जवाब देने में हमारा संविधान पूरी तरीके से सक्षम है, एवं विश्व का के शानदार संविधानों में से एक संविधान है जो प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं में संशोधन कर स्वयं की प्रासंगिकता को बनाए हुए। ठीक है, कोई डाउट इसमें? यह आप लोग को मिल जाएगा तीसरे या चौथे लेक्चर के संविधान की विशेषताएं पढ़ें, और मूल अधिकार पढ़ाते समय जो अनुच्छेद 21 के बारे में डिटेल में बातचीत की गई थी वहां पर आसानी से आप लोग को मिल जाएगा।